Good morning, guys. Good morning. Very, very good morning to all of you. Good morning, Suragna. Again. तो आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे हैं और कैसा आपका दिन जा रहा है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। दिन भी बहुत ही अच्छा जा रहा है आप लोगों का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे हाइट एंड टेंस के बारे में, जिसमें हमने टिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एप्लीकेशन, बेसिकली क्या है वो एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है उसके ऊपर बेस हमने किए थे। तो आज का जो सेशन रहेगा दैट विल बी अबाउट दी पजल। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे पजल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही कॉमन पार्ट है कि ऐसा नेट एग्जाम में आती है। ठीक है, एक सवाल ज़रूर आता है बेस्ड ऑन द पजल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जुड़ जाइए भाई सेशन में फटाफट से, और सेशन को बराबर से लाइक और शेयर भी करिए कि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो पजल्स, देखो पजल किस तरह की आ सकती है उसके बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई जो जनरल एप्टीट्यूड पार्ट ए है, क्या उसके लिए एक अलग से कोई कोर्स है क्या, या पूरा जो पैकेज है वही लेना पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जनरल एप्टीट्यूड अलग से भी यहाँ पे कोर्स ले सकते हो, उसका ले सकते हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आईएफएस ऑनलाइन पे जाके साइट पे जाके जो जनरल एप्टीट्यूड जो पार्ट है पे जाके चेक। ठीक है, गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम गुड, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। चलिए, तो फिर आई होप सभी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो सेशन को करते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्या सभी लोग रेडी हैं भाई? आर यू गाइस रेडी? so we can start with the very side। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक सी बात कर लेते हैं कि पजल के जो सवाल हैं किस किस तरह से पूछ सकते हैं, जो पैटर्न है वो क्या क्या हो। ठीक है, अगर बेसिक पैटर्न आपको समझ में आ जाते हैं कि भाई इस तरह के सवाल पूछ सकता है, तो बहुत आसानी होगी आपको उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को करने में। रेडी है? ओके, चलो। देखो, पजल का मतलब तो ये है कि आपको कुछ लाइंस देगा, यानी कि आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देगा, उसके ऊपर बेस्ड आपसे सवाल पूछेगा। यानी कि अब वो पजल के अंदर अब वो पजल के अंदर क्या क्या पूछ सकता है भाई? बहुत ही कॉमन पार्ट है, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। क्या है? सीटिंग अरेंजमेंट पार्ट। ठीक है, कुछ लोगों को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठा देगा, या एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठा देगा, या एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठा देगा। तो फिर उसके बाद हमसे, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं? देयर आर वेरियस टाइप ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, लेकिन उसमें से जो मोस्ट कॉमन पार्ट है दैट इज सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल अरेंजमेंट। नंबर 2, स्क्वायर टेबल। नंबर 3, रेक्टेंगुलर टेबल हो सकता है भाई। और लीनियर रो हो सकता है। और पैरेलल रो हो सकता है। तो ये 5 बहुत ही कॉमन टाइप के जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, चलो, सबसे पहला आता है आपका
लीनियर, सबसे पहले आता है आपका सर्कुलर अरेंजमेंट। यानी कि क्या हो रहा है, एक सर्कुलर, एक गोल एक टेबल है, उसके चारों तरफ मैंने कुछ नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे बैठा दिए, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। ये एक सर्कुलर टेबल है, इसके चारों तरफ ये 8 पर्सन बैठे हैं। देयर आर 8 पर्सन हु आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट यहाँ पे बन रहा है। सारे के सारे इस टेबल पे बैठ के क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। अभी लंच जब करेंगे तो टेबल के सेंटर की तरफ फेस करेंगे। सेंटर की तरफ फेस करने का मतलब समझते हो, यानी कि एक सर्कुलर टेबल है और सभी लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं। एवरीवन इज फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब सबका फेस किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड अ सर्कुलर अरेंजमेंट। अब हो सकता है इन लोगों का फेस आउटसाइड हो, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल एंड ऑल आर फेसिंग आउटसाइड द टेबल। आउटसाइड द टेबल का क्या मतलब है, समझ में आता है? आउटसाइड द टेबल का मतलब है एवरीवन इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, यानी कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि उनका जो बैक है वो टुवर्ड्स द सेंटर। इज कॉल्ड सर्कुलर अरेंजमेंट। इज इट क्रिस्टल क्लियर? समझ में आ गई बात? सर्कुलर टेबल में क्या होता है, देखो, अगर इवन नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, इफ देर आर इवन नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग। देर आर 8 पर्सन इन दिस टेबल। तो हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन को इस तरह से फेस करेगा, यानी कि जो रेड वाला पर्सन है ये ब्लू वाले पर्सन को देख रहा होगा, आमने सामने होंगे, एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। सिमिलरली ये व्हाइट वाला जो पर्सन है ये ग्रीन वाले पर्सन को फेस कर रहा है, यानी कि इस तरह से ये दो आमने सामने है। सिमिलरली येलो वाला पर्सन इस पर्सन के आमने सामने होना चाहिए, इस तरह से। और वैसे ही ये वाला जो येलो है ये इस ब्लैक के आमने सामने होना चाहिए। एवरी पर्सन विल फेस ईच अदर लाइक दिस। तब होगा जब इवन नंबर ऑफ पर्सन होंगे। इवन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे लोग होंगे, तो हर एक पर्सन एक दूसरे को फेस करे। लेकिन ऑड नंबर ऑफ पर्सन में ऐसा नहीं होगा। राइट, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट टाइप आता है आपका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यानी कि एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड कुछ लोग बैठे हैं। वैसे तो ये रेक्टेंगुलर नहीं है, एक ओवल शेप है। मान लेते हैं जैसे रेक्टेंगुलर टेबल, और इस तरह से यहाँ पे 5 लोग और यहाँ पे 5 लोग बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं। तो ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, ये इसको फेस कर रहा है, और ये इसको फेस कर रहा है, और ये एवरी पर्सन इज फेसिंग ईच अदर अराउंड अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इन इवन केसेस। राइट, एकदम ठीक। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या होगा कि यानी कि एक रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड कुछ नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। हो सकता है अरेंजमेंट ऐसा बने, हो सकता है अरेंजमेंट ऐसा बने, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। देखो, पजल के क्वेश्चन को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। अब हो सकता है बहुत से केसेस में ऐसे भी कहता है कि कुछ लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। कॉर्नर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सम पर्सन आर सिटिंग द कॉर्नर्स एंड सम पर्सन आर सिटिंग एट द मिडिल ऑफ द टेबल। मिडिल ऑफ द टेबल का मतलब यहाँ पे 4 पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, 4 पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं। सो देयर आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। अब देखो, अब ये भी कह सकता है जी कि जो कॉर्नर पे लोग बैठे हैं वो फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ। दिस इज द सेंटर। सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं जो कॉर्नर पे बैठे हैं, और जो मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं, यानी कि वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन के बारे में बात बता रहा हूं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर 9 पीपल होंगे तो बच जाएगा, तो इन फ्रंट तो कोई नहीं होगा। राइट, यानी कि ऑड नंबर ऑफ पर्सन में सर्कुलर टेबल में कोई भी एक दूसरे के फ्रंट में नहीं होगा, यानी एक दूसरे के सामने नहीं होगा। चलो, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट समझ में आ गया। इज इट क्रिस्टल क्लियर?
ये बताओ पहले मुझे। सबसे पहले हम क्वेश्चन करने से पहले पैटर्न जान लेते हैं कि किस किस तरह से पैटर्न बन सकते हैं। ये सिमिलर केस आपका स्क्वायर टेबल के लिए भी पूछ सकता है कि एक स्क्वायर टेबल है, उसके अराउंड कुछ नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, यानी कि कुछ इस तरह। ये तो बिल्कुल घर की एक तरह से टेबल है, एक स्क्वायर टेबल है। इसके अराउंड यहाँ पे 8 पर्सन बैठे हैं। अब कैसे बैठे हैं? कुछ इस तरह से। देखिए 2 पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, 2 पर्सन यहाँ पे बैठे हैं, 2 यहाँ पे बैठे हैं और 2 यहाँ पे बैठे हैं। तो इसके ऊपर बेस एक सवाल आपसे पूछ सकता है। क्लियर है? ये है टाइप 1। टाइप 1 कुछ इस तरह से बैठ सकता है। यह है टाइप 2, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया, एक रेक्टेंगुलर टेबल के अंदर। तो स्क्वायर टेबल और रेक्टेंगुलर टेबल में दोनों एक पैटर्न से बैठ सकते हैं। किस तरह से? कहेगा भाई जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो यहाँ पे आएंगे, और जो मिडिल पे बैठे हैं वो यहाँ पे आएंगे। इस तरह से पूछ सकते। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर अरेंजमेंट। ये क्या है? एक स्क्वायर टेबल के अराउंड कुछ पर्सन यहाँ पे बैठे। राइट, आई होप ये समझ में आ गया होगा इस तरह से अरेंजमेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप इज पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल का मतलब क्या है कि दो लाइंस, दो रोज एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि देयर आर 6 पर्सन्स इन रो नंबर 1 एंड देयर आर ऑल्सो 6 पर्सन्स इन रो नंबर 2, और हर एक पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहा है, यानी कि पी सी को देख रहा है, बी एफ को देख रहा है, एस ए को देख रहा है, टी ई को देख रहा है, आर बी को देख रहा है, क्यू डी को देख रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से। पहले अरेंजमेंट का मतलब समझ में आ गया। मान लो कि भाई एक बेंच है, दिस इज अ बेंच, और उस बेंच के पैरेलल एक दूसरी भी बेंच पड़ी है। यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं। ठीक है, मान लेते हैं दिस इज एक्स, एक्स के सामने वाई बैठा है, एक दूसरे को देख रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं इस तरह से। वैसे ही ए है, उसके सामने बी है, एक दूसरे को इस तरह से देख रहे हैं। इसको हम बोलते हैं पैरेलल अरेंजमेंट और पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, इस वाले केस में तो दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को देख रहे हैं। हो सकता है कि भाई क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि पी इस डायरेक्शन में देख रहा है और सी उसी डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या कर रहा है, पी आगे की तरफ देख रहा है और सी उसके बैक को देख रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगेन वही एक बात है, सवाल क्या है उस पर डिपेंड करता है क्या पूछ रहा है। अब देखो, बहुत ध्यान से एक बात सुनना। अगर पी इस डायरेक्शन में देख रहा है और सी उस डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये जो डायरेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फेसिंग साउथ, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा ही बोलेगा कि फेसिंग साउथ। पी इज फेसिंग साउथ, या हम कह सकते हैं पी बी एस टी आर क्यू ऑल आर फेसिंग इन साउथ डायरेक्शन, एंड द पर्सन सी एफ ए ई बी डी ऑल आर फेसिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज को जान लें। इस डायरेक्शन को कहते हैं साउथ, और इस डायरेक्शन को हम कहते हैं दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज साउथ टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, और जो अपवर्ड्स होता है दैट इज ये ईस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट, दिस नॉर्थ, एंड दिस इज साउथ डायरेक्शंस, इस तरह से। चलो आगे हम बात करते हैं लीनियर अरेंजमेंट के बारे में। लीनियर अरेंजमेंट क्या है? भी नहीं है। पैरेलल अरेंजमेंट में से कोई भी एक रो ले लो, दिस इज कॉल्ड अ लीनियर अरेंजमेंट, यानी कि केवल एक ही लाइन में अगर कोई पर्सन्स बैठे हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट। अब हो सकता है एक ही तरफ फेस करके बैठे हो सारे, अब हो सकता है कुछ साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं और कुछ नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरह से। जैसे कि टी को अगर ध्यान से अगर देखोगे, कहाँ को फेस कर रहा है? साउथ की तरफ फेस कर रहा है। और जरा इसको देखो, क्यू को, क्यू इज फेसिंग टूवर्ड द
नॉर्थ डायरेक्शन, ये कहाँ पे फेस कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। यू को देखो, आर को देखो, पी को देखो और पी को देखो, दे आर ऑल फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, तो ये कुछ अरेंजमेंट बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक आइडिया और एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस किस तरह से पर नंबर ऑफ पर्संस एक रो के अंदर, पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर, स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बैठ सकते हैं। फेसिंग नॉर्थ, राइट, दे ऑल आर फेसिंग साउथ, दे ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। अगर मैं इनकी डायरेक्शन ऐसे करता हूँ, ये साउथ डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन दिस इज नॉर्थ। ठीक है, ये तो हो गया आपका सीटिंग अरेंजमेंट। अब मिसलेनियस भी पूछ सकता है, मिसलेनियस कोई क्वेश्चन कि भाई कुछ नंबर ऑफ पर्सन हैं, मंडे से लेके सैटरडे तक ये लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं। हर एक पर्सन एक दिन जिम जाता है भाई, ए बी सी डी ई एफ, देर आर 6 persons who are going or visiting to the gym from Monday to Saturday। इन 6 दिन में ये 6 लोग जिम जाते हैं और हर एक पर्सन एक दिन जाता है। तो हमको बताना है कि कौन कौन से दिन जा रहा है। तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है। ये कोई अरेंजमेंट का सवाल नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज अ मिसलेनियस बेसिक सवाल। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे तभी चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। करें स्टार्ट। आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि जब हम पजल के सवाल करते हैं या मैथमेटिकल पार्ट करते हैं तो हमको कॉपी पेन की जरूरत। फटाफट से आप लोग कॉपी और एक पेन ले लो। विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, राइट। लीनियर में आफ्टर टू साउथ नॉर्थ होगा, यूनिफॉर्म में देखो ये जो है ना लीनियर अरेंजमेंट है, ऐसा कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, कैसे भी रैंडमली हो सकता है अरेंजमेंट। जैसे कि ये आप देख रहे हो, ये कहाँ पे फेस कर रहे हैं, दोनों साउथ फेसिंग कर रहे हैं, और दो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, फिर दो साउथ फेस कर रहे हैं, फिर ये नॉर्थ फेस कर रहा है। कैसे भी कर सकता है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है कि दो साउथ हैं फिर दो नॉर्थ है, कैसे भी रैंडमली अरेंजमेंट, राइट। चल, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसके लिए आप लोग पहले
चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं ना, तब थोड़ा सा क्लियर होगी। देखो हमसे कह रहा है 8 पर्सन डी ई एफ जी एम ओ पी एफ, 8 लोग हैं ये। परचेज सम प्रोडक्ट वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। यानी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ आइटम्स को परचेज कर रहे हैं एक के बाद एक। एट मोस्ट 2 पर्सन परचेज बिफोर एफ, यानी कि कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 2 पर्सन एफ से पहले कोई चीज खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर 2। ओके वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया भाई, आंसर आ रहे हैं फटाफट से। अब जरा ध्यान से देखिए हमसे क्या कह रहा है, एक्चुअल पजल यहां से स्टार्ट कह रहा है। एट मोस्ट 2 पर्सन परचेज बिफोर एफ, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 पर्सन एफ से पहले कोई चीज को खरीदते हैं। देखो अगर मैं एफ को यहाँ पे बनाऊंगा ना, कह रहा है ज्यादा से ज्यादा 2 ही पर्सन है जो कि एफ से पहले हैं, तो मैं सारे केसेस बना लेता हूँ। एफ से पहले पहले 2 लोग हैं, एफ से पहले 1 पर्सन है, और एफ से पहले कोई भी नहीं। 3 केस बच सकते हैं, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब समझते हो, एटमोस्ट का मतलब होता है एफ से पहले ज्यादा से ज्यादा केवल 2 पर्सन। ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता, लाइक दैट। एफ से पहले अगर 2 लोग हैं तो 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही 8 पर्सन यहाँ पे बैठा दिए हमने। तो ये 3 केसेस बन सकते हैं, एक एक करके हम सभी केसेस को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो फाइनल एक हमारे पास केस बचेगा। देखो कह रहा है ओनली 1 पर्सन परचेज बिटवीन डी एंड एफ, कह रहा है डी और एफ के बीच में केवल एक ही पर्सन है, यानी कि एफ एक छोड़ के डी यहाँ पे भी आ सकता है, एफ एक छोड़ के डी यहाँ पे भी आ सकता है। आगे क्या कह रहा है, पी परचेज जस्ट बिफोर एस, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे एक डी के बारे में लाइन आगे भी कह रहा है, कह रहा है 1 पर्सन परचेज बिटवीन पी एंड डी, पी और डी के बीच में 1 पर्सन परचेज कर रहा है। भाई अगर डी यहाँ पे है तो डी एक छोड़ के पी यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि डी यहाँ पे तो नहीं आएगा, इसका मतलब डी कहाँ पे आएगा, डी आएगा यहाँ पे, डी शुड बी हेयर। अब कह रहा है डी एक छोड़ के पी, डी एक छोड़ के पी यहीं पे होगा, यहाँ पे तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एफ बैठा है। समझ में आ गया, डी यहाँ पे बैठेगा। हमसे कह रहा है ओनली 1 पर्सन परचेज बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच में 1 पर्सन होगा, कुछ इस तरह से। साथ ही साथ कह रहा था पी और डी के बीच में एक है, पी और डी के बीच में 1 पर्सन है, कुछ इस तरह से होगा। हो सकता है पी यहाँ पे हो, एक छोड़ के डी यहाँ पे हो सकता है पी यहाँ पे हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। अभी इसको छोड़ देते हैं, साइड में लिख देता हूँ कि पी यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। आगे देखो कह रहे एम परचेज जस्ट बिफोर ई, एम परचेज जस्ट बिफोर ई, जस्ट बिफोर है, तो कह रहा है ओ परचेज बिफोर जी, ओ परचेज बिफोर जी एंड आफ्टर। उससे पहले एक और चीज है, पी परचेज जस्ट बिफोर एस, पी परचेज जस्ट बिफोर एस, ऐसे जस्ट पहले परचेज करता है। तो अगर मैं पी को यहाँ पे बैठाऊंगा तो ऐसे यहाँ पे बैठेगा इस तरह से। हो सकता है एक दूसरा भी केस बन जाए, कैसे, देखो पी, पी एक छोड़ के पी था और पी से पहले क्या था एस, ये कुछ इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखो हमसे क्या कह रहा है, एम और ई, यानी कि ई से जस्ट पहले एम बैठेगा कुछ इस तरह से। तो एम और ई कहाँ पे बैठ सकते हैं, एक ही तो पोजीशन है यहाँ पे तो जगह है ही नहीं, एम यहाँ पे बैठा हो, ई यहाँ पे बैठा दो, ये तो बन सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे एम और ई कहाँ पे बैठेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे जगह है ही नहीं, यहाँ पे 2 लोगों की जगह नहीं है, विल बी रॉन्ग। यहाँ पे बैठ सकता है कहीं पे, देख लेंगे उसको, तो यहाँ पे बैठ सकता है। उसके बाद ये कह रहा है ओ परचेज बिफोर जी, ओ कहाँ पे परचेज कर रहा है, बिफोर जी बट आफ्टर ई, ये अगर यहाँ पे बैठेगा तो ओ उसके बिफोर है, यानी कि कुछ इस तरह से। और कह रहा है लेकिन आफ्टर ई, ओ कहाँ पे है, ई के बाद में, यानी कि पहला जो केस है दिस शुड बी राइट, पहला जो केस है हमारा ये एकदम एग्जैक्टली फिट बैठ रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा है। अब सवाल क्या है देखो, हमसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी पर्सन परचेज आफ्टर डी, डी के बाद कितने लोग यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, देर आर 3 पर्सन, देर आर 3 पर्सन हु आर परचेजिंग बिफोर डी, कह रहा है क्या,
नहीं, आफ्टर डी कह रहा है, यानी कि देयर आर 3 पर्सन हु आर परचेजिंग आफ्टर, यानी कि नन ऑफ। बात समझ में आ गई? इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू भाई? ऑप्शन नंबर 2 कह रहे हो आप लोग? एक बार फिर से अपने आंसर को आप लोग रीचेक कर लो। यू हैव टू मेक केसेस, आपको यहाँ पे केस बनाने पड़ेंगे। पजल में रूल नंबर 1 ये है कि जितने भी पॉसिबिलिटी के केस बनते हैं आपको बनाने, ठीक है? धीरे धीरे करके एक एक केस आपका एलिमिनेट होता रहेगा। लास्ट में एक जो लास्ट जो फाइनल जो केस बनेगा वो होगा आपका फाइनल, दैट विल बी योर फाइनल। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से पहले हमने केसेस बनाए, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले, हमने देखा कि भाई जो सबसे फिट जो बैठ रहा है दैट इज फर्स्ट केस। क्लियर है? ओके, चलो, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन। अगला सवाल, ये एक बॉक्स बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताएं व्हाट शुड बी। चलिए, 1 मिनट हो चुका है। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है, आप जरा ध्यान से देखो। हमसे कह रहा है 8 बॉक्सेस, तो क्वेश्चन में से आगे क्वेश्चन हमसे कह रहा है 8 बॉक्सेस आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड टी। यानी कि 8 बॉक्सेस एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेस कर रखे हैं और कह रहे हैं यू और टी के बीच में केवल 2 बॉक्स है। तो एक काम करते हैं, यू और टी के बीच में कुछ इस तरह से 2 बॉक्स बना देते हैं। अब हमको नहीं पता भाई यू वाला बॉक्स ऊपर है या टी वाला बॉक्स ऊपर है, हमने इस तरह से बना दिया कि हम समझ जाएंगे यू और टी के बीच में 2 बॉक्सेस। फिर कह रहा है ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन टी एंड आर, टी और आर के बीच में एक बॉक्स है। तो काम करते हैं भाई, टी यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि इसके हम पहले 2 केस बना लेते हैं। पहला केस है कि यू यहाँ पे, 2 छोड़ के टी। एक केस बना लेते हैं टी ऊपर, 2 छोड़ के यू। उसके बाद कह रहा है
एक बॉक्स रखा हुआ है टी और आर के बीच में। टी और आर के बीच में अगर एक बॉक्स रखा है तो हम इसको दो तरह से बना सकते हैं। कैसे? टी एक छोड़ के आर यहाँ पे, टी एक छोड़ के आर यहाँ पे, लेकिन काम करते हैं इसको साइड में कहीं पे बना लेते हैं कि अभी यहाँ पे चार केस बन सकते हैं। फिर कह रहा है ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन आर एंड वी। कह रहा है आर और वी के बीच में दो बॉक्सेस यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। ओके, तो काम करते हैं यहाँ पे चार केस बनाने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये भी देखो ये कनेक्ट हो रहा है इससे, आर और वी इससे कनेक्ट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, वी हैव टू मेक फोर केसेस। फटाफट से चार केस बना लेते हैं। तो टी एक छोड़ के आर, टी एक छोड़ के आर यहाँ पे बना दो, टी एक छोड़ के आर यहाँ पे बना दो, टी एक छोड़ के आर यहाँ पे बना दो, टी एक छोड़ के आर यहाँ पे, कुछ इस तरह। देयर विल बी फोर केसेस। ये तो हो गया और ये भी हो गया। आगे देखो, हमसे कह रहा है ओनली टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में दो बॉक्स प्लेस है। आर और वी के बीच में दो बॉक्स प्लेस है, यानी कि यहाँ भी हो सकते हैं ऐसे करके, आर और वी के बीच में दो बॉक्स यहाँ भी हो सकते हैं। अगर मैं आर और वी के बीच में दो बॉक्स यहाँ पे प्लेस करूंगा तो देखो कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बॉक्सेस हो गए, यानी कि ये वाला केस गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे केवल 8 ही बॉक्स है। एक और केस देखो, आर दो छोड़ के वी, आर दो छोड़ के वी अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो बॉक्सेस गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला केस भी हमारा गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि इस तरह से आर दो छोड़ के भी अगर बनाओगे ये वाले केसेस आपके गलत हो जाएंगे। पर देयर विल बी 9 बॉक्स। आगे देखो, बॉक्स वी इज प्लेस बिलो आर। वी कहाँ पे प्लेस है? आर के नीचे। अगर आर के नीचे प्लेस है तो गलत हो, इस तरह से बनेगा। अब देखो आर दो छोड़ के वी ऐसे बनेगा, और अगर इस वाले में देखोगे तो आर दो छोड़ के वी अगर नीचे बनाओगे, आर दो छोड़ के वी अगर नीचे बनाओगे तो वी यहाँ पे आएगा, आर दो छोड़ के वी आपका यहाँ पे आएगा। यानी कि कुछ इस तरह के केस बन जाएंगे। ये तो एलिमिनेट हो गया आपका केस, ये वाला बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा। अब जरा ध्यान से देखना, वी इज प्लेस बिलो आर, ठीक है। थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में कितने बॉक्स हैं? 3। थ्री बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड क्यू। बोथ एस एंड क्यू आर प्लेस्ड अबव बॉक्स टी। एस और क्यू दोनों टी के ऊपर हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर टी के ऊपर मैं बनाऊंगा एस और क्यू को, इस वाले केस में फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया एस 1 2 3 छोड़ के क्यू, और टी और टी के ऊपर क्यू और एस दोनों हैं। तो देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसलिए ये वाला केस गलत हो जाएगा क्योंकि देयर आर 8 बॉक्सेस। एस और क्यू के बीच में अगर मैं, ये तो केस गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इस वाले केस पे देखो, टी के ऊपर है एस और क्यू। अगर फॉर एग्जांपल मैंने एस को यहाँ पे बनाया, 1 2 3 छोड़ के क्यू बना दिया इस तरह से। अब बॉक्सेस गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी गलत हो गया भाई। अब केवल एक ही केस आपके पास बचा, कौन सा? केस नंबर 1। सारे केस गलत हो गए। अब टी के ऊपर एस और क्यू को मुझे बनाना है। देखो टी के ऊपर यानी कि यहाँ पे बन सकता है एस और क्यू। मान लेते हैं एस और क्यू अगर दोनों में से एक यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3, 3 छोड़ के एस और क्यू यहाँ पे। अगर एस यहाँ पे है तो क्यू यहाँ पे होगा, अगर क्यू यहाँ पे है तो एस यहाँ पे होगा, कुछ इस तरह से। अब देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉक्स है, यानी कि ये केस हो सकता है, बन सकता है। अब जरा आगे पढ़ो, कह रहा बॉक्स डब्ल्यू इज प्लेस बिलो वी। वी के नीचे कौन है? डब्ल्यू है। अब 8 बॉक्सेस का अरेंजमेंट हमारा बन चुका है, दीज आर 8 बॉक्सेस। अब कह रहा है नॉट मोर देन 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन एस एंड पी। कह रहा है एस और पी के बीच में एक से ज्यादा बॉक्स नहीं हो सकता। तो एस तो यहाँ पे कौन आएगा? पी यहाँ पे आएगा इसका मतलब, और एस यहाँ पे आएगा। अगर एस यहाँ पे होता तो पी फिर यहाँ पे नहीं हो पाता, क्योंकि एस और पी के बीच में केवल एक ही बॉक्स हो सकता है मैक्सिमम। इसलिए एस को यहाँ पे होना पड़ेगा, तभी पी यहाँ पे हो सकता है, एक ही प्लेस वैकेंट है। क्यू यहाँ पे नहीं होगा इसका मतलब, फिर एस यहाँ से भी हटा दो, क्या होगा यहाँ पे? केवल क्यू। तो दिस विल बी द फाइनल अरेंजमेंट। बहुत ही ट्रिकी पजल है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन समझ में आ रही है बात? इज इट क्रिस्टल क्लियर? यानी कि दिस इज द फाइनल अरेंजमेंट। क्या अरेंजमेंट बन रहा है? एस देन पी, फिर यू आर क्यू पी
V एंड W। इसके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन देखा जाए तो हमसे कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन T एंड S। T और S के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? दिस इज T एंड दिस इज S। 1 2 3 4। देयर आर 4 बॉक्सेस, यानी कि मोर देन 3। देयर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन। तो पजल के क्वेश्चन करने से क्या होता है, जो आपका मेंटल एप्टीट्यूड है वो भी बढ़ता है, और साथ ही साथ क्वेश्चन करने की जो अप्रोच है वो भी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। ऑप्शन नंबर, तो आपको पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस बनाने हैं और एक एक करके केसेस को एलिमिनेट करना है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो आप ये पाओगे कि लास्ट में जाके एक ही केस बचेगा, क्योंकि सारे के सारे जो पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करना है। राइट, दिस वॉज द पजल। चलिए, इसको क्लियर हो गया, सभी लोग कह रहे हैं। अगले सवाल पे पढ़ लेते हैं। हाँ, एक से ज्यादा बार आपको देखना है उसको कि कितने कितने पॉसिबल केस बन सकते। सारे पॉसिबल केस ले लो, एक भी अगर छोड़ दोगे हो सकता है वही वाला केस आपने नहीं लिया तो एक्चुअल बनना चाहिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करिए। टेक योर टाइम। चलिए, नाउ लेट्स सी कि भाई क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर कर। देखो, सवाल कह रहा है हमसे DLNXW and V आर 6 फ्रेंड। ये 6 दोस्त हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वेट। सबका वेट अलग अलग है। ठीक है, एवरी वन हैज डिफरेंट वेट्स। एल इज हैवियर देन ओनली एन। कह रहे एल जो है केवल और केवल एन से हैवी है, बाकी सबसे क्या होगा, फिर लाइट होगा। यानी कि एल इज हैवियर देन एन, यानी कि एन क्या होगा, एन विल बी लाइटेस्ट, सबसे लाइट यानी कि सबसे जो हल्का होगा वो एन होगा। कि एल जो है केवल और केवल एल से ही हैवी है। इसका मतलब एल से आगे कितने लोग होंगे, 4। कुछ इस तरह से में एल सेकेंड लाइटेस्ट है, एन सबसे लाइटेस्ट।
अब कह रहा है डब्ल्यू इज लाइटर देन ओनली 2 पीपल। डब्ल्यू केवल 2 पर्सन से लाइटर है, यानी कि एल डब्ल्यू से जो भारी लोग हैं 2 पर्सन है। भाई इसका मतलब डब्ल्यू यहाँ पे होगा, तभी इससे भारी ये 2 लोग होंगे, एक ये और एक ये। वी इज नॉट द हैवीएस्ट, कह रहा है वी जो है वो सबसे हैवी नहीं है, यानी कि वी यहाँ पे नहीं आएगा, सबसे हैवी नहीं है तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। आगे देखो, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द थर्ड लाइटेस्ट एंड द थर्ड वेट ऑफ द थर्ड लाइटेस्ट एंड द लाइटेस्ट पर्सन इज 12 kg। दिस इज थर्ड लाइटेस्ट पर्सन एंड दिस इज द लाइटेस्ट पर्सन। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वेट का, वो 12 किलो का डिफरेंस है। ठीक है, डी इज हैवियर देन डब्ल्यू, डी है डब्ल्यू से हैवियर है। डब्ल्यू से हैवियर कौन है? डी। कह रहा है बट इज नॉट द हैवीएस्ट, लेकिन डी सबसे हैवी नहीं है, यानी कि डी यहाँ पे नहीं आएगा। ऑब्वियस ये बात है, फिर एक ही जगह बची, कहना चाहिए। अब वी यहाँ पे नहीं आएगा तो एक ही जगह बची वी के लिए, वो ये है। अब कौन बच गया? डी हो गया, एल हो गया, एन हो गया, एक्स बचा। एक्स को यहाँ पे रख दो, तो ये अरेंजमेंट बन रहा है हमारा। सवाल कह रहा है हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन वी, वी से हैवियर कितने लोग हैं? देयर आर 3 पर्सन हैवियर देन वी, यानी कि ऑप्शन नंबर, सिंपल। ठीक है, तो वेट्स के अकॉर्डिंग इनको हमें अरेंज करना है। जो सबसे लाइटेस्ट है वो सबसे लेफ्ट में लिखिए, जो सबसे सबसे राइट में लिखिए, और जो सबसे हैवी है उसको सबसे लेफ्ट में लिखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो वेट हमको दे रखा है इसका कोई भी यहाँ पे अर्थ नहीं है, कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे ही करते हैं, देयर विल बी 3 पर्सन। चलो, ये समझ में आ गया होगा आई होप इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल ये रहा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द सेकंड टॉलेस्ट पर्सन। सेकंड टॉलेस्ट पर्सन है चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो हमसे कह रहा है देर आर 6 पर्सन हु ऑल आर ऑफ डिफरेंट हाइट। कह रहा है 6 लोग हैं, सबकी अलग अलग हाइट। ए इज टॉलर देन सी एंड डी, यानी कि ए सी और डी दोनों से
टॉलर है। तो किस किस तरह से हम बना सकते हैं, कह रहा है भाई ए जो है टॉलर है किससे, सी से भी और डी से भी। हो सकता है सी डी से भी बड़ा हो सकता है डी सी से छोटा, दोनों केस बन सकते हैं। देखो इस तरह से बन सकता है, ए बड़ा है सी से, हो सकता है सी बड़ा हो डी से, इस तरह से एक केस तो ये बन सकता है। एक केस ये बन सकता है जिसमें डी बड़ा हो सी से, तो ये दोनों केस में ए सी और डी से बड़ा होगा। देयर विल बी टू सच केसेस। लेकिन आगे कह रहा है बट शॉर्टर देन ई, कह रहा है ए इज टॉलर देन ए एंड डी बट शॉर्टर देन ई, लेकिन ए छोटा होगा किससे, ई से। कुछ इस तरह से, यहां तक समझ आ गया? ओके लेट्स सी। द वन हु इज थर्ड शॉर्टेस्ट इज 102 सेंटीमीटर इन हाइट। कह रहा है जो थर्ड शॉर्टेस्ट है वो 102 सेंटीमीटर हाइट है उसकी। बी इज टॉलर देन ए, बी क्या है, ए से टॉलर है। अगर बी ए से टॉलर है तो यहाँ भी हो सकता है टॉलर, सॉरी बी अगर ए से टॉलर है तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, इससे आगे भी आ सकता है, अभी हमको नहीं पता, तो साइड में लिख देते हैं बी इज टॉलर देन ए, कुछ इस तरह। अब कह रहा है ई इज नॉट द टॉलेस्ट, ई कह रहा है सबसे टॉलेस्ट पर्सन नहीं है। तो अगर ई सबसे टॉलेस्ट नहीं है तो कम से कम एक पर्सन और होना चाहिए ई के आगे, एटलीस्ट कम से कम एक और पर्सन ई के आगे होना चाहिए, तभी ई सबसे टॉलेस्ट नहीं कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। कितने लोग हो गए, एक दो तीन चार पाँच, लेकिन छठा जो पर्सन है वो कहाँ पे बैठेगा अभी हमको नहीं पता। क्योंकि ए से बड़ा कौन, बी। अब भाई बी हो सकता है यहाँ पे बैठे ई और ए के बीच में, यहाँ पे भी बैठ सकता है क्योंकि ए से तो बड़ा है ना वो। हो सकता है ई से भी आगे बैठे, अभी हमको नहीं पता। आगे देखो, द वन हु इज सेकंड टॉलेस्ट, जो सेकंड टॉलेस्ट है वो 119 सेंटीमीटर हाइट का है, ठीक है। फिर कह रहा है नीदर ए नॉर सी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन अमंग ऑल, कह रहा है ना ही ए ना ही सी थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। फिर कह रहा है सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, कह रहा है सी सबसे छोटा नहीं है, सी इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अगर सी शॉर्टेस्ट नहीं है तो यानी कि सी से छोटा भी एक पर्सन कम से कम एक होना चाहिए। देयर मस्ट बी वन पर्सन टूवर्ड्स राइट ऑफ सी, इस तरह से। इस वाली कंडीशन में तो डी बैठा हुआ है, ठीक है चलो ये वाला, तो 6 लोग तो यहाँ पे बैठ गए। हमसे कह रहा है नाइदर ए नॉर सी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट। देखो दिस इज द फर्स्ट शॉर्टेस्ट, सेकंड शॉर्टेस्ट एंड थर्ड शॉर्टेस्ट। तीसरा शॉर्टेस्ट ए और सी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है भाई, यहाँ पे तो डी है। यहाँ पे अगर देखोगे, अगर ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा, तो थर्ड शॉर्टेस्ट कौन हो गया, ए हो गया। यानी कि अरेंजमेंट इस तरह से नहीं होगा, फिर कैसे होगा, इसका मतलब एक और पर्सन बैठा है यहाँ पे कहीं। साथ में कह रहा है एफ इज टॉलर देन डी, एफ क्या है, डी से टॉलर है। भाई अगर एफ डी से टॉलर है तो एफ यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि भाई ए और सी जो है वो थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं है। तो थर्ड शॉर्टेस्ट ये तभी नहीं हो पाएगा जब वो कुछ इस तरह से बैठेगा, कहाँ पे, एफ, एफ अगर यहाँ पे बैठेगा, अगर एफ यहाँ पे बैठेगा तो थर्ड प्लेस पे तो एफ आ जाएगा ना। अगर ऐसा नहीं करोगे तो सी और ए में से दोनों में से एक आएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, बी रॉन्ग। तो ये आपका फाइनल अरेंजमेंट बनना चाहिए, डी सी एफ ए ई, उसके बाद एक पर्सन बच गया बी। बी जो है ए से बड़ा है तो ऑब्वियसली फिर वो इधर कहीं आएगा, एक ही प्लेस बचा उसके लिए। इस सेकंड वाले केस को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि दिस विल बी द फाइनल अरेंजमेंट। अगर हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट ये है, सेकंड टॉलेस्ट ई है, ऑप्शन नंबर। देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, पिछला क्वेश्चन आसान था लेकिन ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि जो एफ की जो पोजीशन है ना वो थोड़ा सा आपको परेशान करेगी। क्लियर? बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसने पूरा जो पजल है वो बना लिया होगा, लेकिन जो लास्ट की जो लाइन है ना, एफ इज टॉलर देन डी, यहाँ पे फिर गड़बड़ हो गई हो, ये वाला कंडीशन बन ही नहीं रहा होगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे यहाँ पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो पजल है जरा ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा। लास्ट वाली कंडीशन यहाँ पे गड़बड़ कर रही है। ठीक है, अब समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर?
एफ की जो पोजीशन है ना, अब हमसे ये कह रहा है कि जो एफ है डी से टॉलर है। अब डी से टॉलर तो कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी। लेकिन एक कंडीशन और भी कह रहा है कि ए और सी जो है वो थर्ड शॉर्टेस्ट नहीं हो सकते। भाई अगर एफ को कहीं और पे बैठा दूंगा ना मैं, तो ए और सी थर्ड शॉर्टेस्ट हो जाएंगे, फिर वो कंडीशन गलत हो जाएगी। तो उस इस कंडीशन को भी और इस कंडीशन को, दोनों को अगर एक साथ सेटिस्फाई करना है, तो एफ को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा ए और सी के बीच में, तब ये तीसरी पोजीशन ये ले लेगा, और ए और सी थर्ड शॉर्टेस्ट भी नहीं होंगे। फाइनल। चलो, तो ये समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव वन मोर क्वेश्चन। ये है पैरेलल अरेंजमेंट का। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पैरेलल अरेंजमेंट। तो इसके लिए आप लोग टाइम ले लो, 2 मिनट का समय। पजल जितना बड़ा लग रहा है, जितना लेंदी लग रहा है, उतना लेंदी नहीं है। एक बार अगर करोगे, इसको शुरू करोगे तो बन जाएगा खुद ब खुद। ठीक है। एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट है। एक्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ से, बाकी थ्योरी। चलिए करिए स्टार्ट। चलिए करिए स्टार्ट। स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो हमसे कह रहा है 12 persons आर सिटिंग इन 2 parallel rows एट इक्वल डिस्टेंस फेसिंग ईच अदर। यानी कि 6 लोग इस तरह से बैठे हैं सामने, इधर 6 लोग उनके सामने बैठे हैं। देर आर 12 पर्सन, 12 लोग बैठे हैं एक पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर। ये मैंने बताया था पीछे आपको, इस तरह से पैरेलल अरेंजमेंट बनता है। ठीक है। तो यानी कि इस तरह से एक के सामने यहाँ पे लोग बैठे हैं। तो हमसे ये कह रहा है इन इक्वल एट द इक्वल डिस्टेंस फेसिंग ईच अदर। फिर कह रहा है QRSTUV, ये जो पर्सन है कह रहा है आर सिटिंग इन अ रो 1 फेसिंग साउथ। QRSTUV ये कहाँ पे बैठे हैं? रो 1 में बैठे हैं, जो कि साउथ की तरफ फेस कर रहा है। भाई साउथ फेसिंग किधर होगा? इस तरफ। और कह रहा है हमसे ये जो पर्सन है ये सेकेंड रो में बैठे हैं, जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम बनाते हैं QRSTUV, और बाकी पर्सन है BCDEFG।
ये इस तरफ फेस कर रहे हैं और ये इस तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो सवाल यहाँ से स्टार्ट है। जी एन सी, ओके लेट्स सी। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। जी और सी कहाँ पे हैं? जी और सी यहाँ पे हैं। जी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। 1 2, बी के थर्ड राइट में कौन बैठा है? जी बैठा है। फिर कह रहे हैं एंड वन ऑफ देम सिट एट द एंड ऑफ द रो, यानी कि बी और जी में से एक सबसे एंड पे बैठा है, या तो सबसे लेफ्ट में बैठा होगा या सबसे राइट में बैठा होगा। तो दोनों केस ले लेते हैं। तो देखो दोनों केस कैसे लेंगे, अब जरा देखो। बी दो छोड़ के जी, बी दो छोड़ के जी, ऐसे हो सकता है। एक सेकंड केस है, मैं मान लेता हूँ बी क्या बैठा है? सबसे एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो भाई फिर जी के इधर 2% होने चाहिए। अगर ये सबसे एक्सट्रीम एंड पे बैठा है तो जी के राइट में 2% होने चाहिए। सिमिलरली अगर मैं मान लेता हूँ जी सबसे एक्सट्रीम एंड पे बैठा है तो बी के लेफ्ट में 2% होने चाहिए, इस तरह से। अब इनके सामने एक एक पर्सन होगा, इस तरह से इनके सामने एक एक पर्सन होगा, इस तरह से। सब एक दूसरे को फेस कर, लाइक दिस, दिख रहा है? अब हमसे क्या कह रहा है? क्यू सिट्स एट राइट एंड ऑफ द रो। क्यू कहाँ पे बैठा है? राइट एंड पे। भाई क्यू पहली बात तो यहाँ पे बैठेगा ऊपर वाली रो में, और क्यू अगर यहाँ पे बैठेगा तो राइट कहाँ पे होगा? राइट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये लोग नीचे की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। ठीक है, दिस इज राइट एंड, और क्यू का राइट एंड यहाँ इस वाले केस में यहाँ पे बैठेगा। आगे देखो, 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं, यहाँ भी इस तरह से बैठ जाएगा। आगे देखो, एफ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? F। 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। 2 पर्सन बैठेंगे एफ और सी के बीच में। लेफ्ट साइड में तो बैठ नहीं पाएगा, इधर जगह ही नहीं है। तो 2 पर्सन छोड़ के सी यहाँ पे बैठेगा, एफ एंड सी। एफ दो छोड़ के सी यहाँ पे बैठेगा। आगे देखो, सी हु फेस आर। सी किसको फेस कर रहा है? कह रहा है सी इज फेसिंग आर, सी इज फेसिंग आर। सी हु फेस आर सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। सी कहाँ पे बैठेगा? ई के इमीडिएट राइट पे। ई का जो इमीडिएट राइट है वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे बैठेगा इस तरह से। आगे देखो, एस फेस डी। एस किसको फेस करेगा? डी को। भाई एस और डी कहाँ पे फेस करेंगे? डी तो नीचे है इधर इस वाली रो में, और एस इस वाली रो में है। अगर एस यहाँ पे आएगा तो फिर डी यहाँ पे आएगा, इसके अलावा कोई अरेंजमेंट बन ही नहीं सकता, जगह ही नहीं है। तो एस यहाँ पे बैठा दो, डी यहाँ पे बैठा दो। यहाँ पे देखो एक ही जगह बच रही है, एस यहाँ पे बैठेगा तो डी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, आगे देखो, यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस का इमीडिएट लेफ्ट कहाँ पे है? यहाँ पे होगा। कह रहा है यू सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में तो टी बैठा हुआ है, तो यानी कि ये वाला केस गलत हो जाएगा, सर जगह ही नहीं है बैठने की। सवाल क्या कह रहा था देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ रो नंबर 2। रो नंबर 2 कौन सी है? ये वाली है, इस रो नंबर 2। रो नंबर 2 में एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है? बी बैठा है और सी बैठा है। एक्सट्रीम एंड बी एंड सी, ऑप्शन नंबर। क्लियर? दिस विल बी द this will be your final arrangement. This is the final arrangement. Clear? अगर हम सही जगह से स्टार्ट करेंगे किसी पजल को ना, तो खुद ब खुद वो बनता चला जाएगा। अगर गलत जगह से स्टार्ट किया तो फिर वो मुश्किल में पड़ जाएंगे कि भाई ये पजल बन क्यों नहीं रहा। वही चीज़ है कि राइट अप्रोच और राइट पॉइंट, वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो पजल्स हैं ये समझ में आ गई होंगी, चाहे वो सर्कुलर पजल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे कोई रैंडम पजल हो। इस तरह से क्वांटिटी कंपैरिजन वाला भी ये पजल ये था, वेट को कंपेयर कर रहा था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दे दे रहा हूँ।
देखो पहला सवाल तो ये है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर योर होमवर्क। एंड ये वही क्वेश्चन है, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फॉर योर होम। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आप लोग आंसर करना कमेंट सेक्शन के अंदर, दोनों क्वेश्चंस का। पजल से क्वेश्चन करने से ना केवल पजल के क्वेश्चन ही आप सॉल्व करोगे, आप बहुत सी चीजें, आपको जो मेंटल एप्टीट्यूड इसके बारे में बात कर रहा था, आपका थोड़ा सा दिमाग ओपन होगा, खुलेगा, रीजनिंग का जो पार्ट है वो आप आसानी से कर पाओगे, चीज़ों को सोचने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ठीक है, तो थोड़े के पजल्स के क्वेश्चंस आप लोग करो, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग जुड़ जाइए 11 बजे यहाँ पे डेली। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सुलग्ना, रीता एंड शर्मा, thank you all of you. Happy learning and have a great day guys. Thank you so much.